नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, स्पुष्ट होंगे। सर्वप्रथम तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। ये जो हमारा गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, ये विशेष रूप से गुरुओं के को समर्पित है, गुरुओं के लिए बनाया जाता है। हमारे जो गुरुजन, जिससे हमने कुछ भी सीखा हो, केवल किताबें पढ़ाने वाला ही नहीं, जो हमें व्यवहारिक शिक्षा दे, सामाजिक ज्ञान दे, या जिससे हम कुछ भी सीखते हैं, वो सभी हमारे गुरु होते हैं। तो ये जो पर्व है, ये जो पूर्णिमा है, ये गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है। तो आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और मेरे भी जो गुरु रहे हैं, उनका भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, उनका भी मैं आदर सत्कार और सम्मान हमारे जो जीवन में रहा है और आगे भी रहता रहेगा, उसके लिए भी हमारा उनके लिए बहुत बहुत आदर सम्मान। प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे भी जिन बच्चों का गुरु बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन सभी बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और वो इसी प्रकार जीवन में उन्नति तरक्की करते रहे, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, अपने लक्ष्य को पूरा करते रहे। उनको भी बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। चलिए आज बात करते हैं हम, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और उस प्रतिरोध में प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। और उसमें हमने दो कारकों की बात कर ली थी। एक हमने देखा था लंबाई, और एक हमने देखा था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कि इन दोनों पर कैसे प्रतिरोध प्रभावित करता है। हमने देखा कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है, प्रतिरोध भी बढ़ता है किसी भी चालक तार का। उसी प्रकार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, तो अनुप्रस्थ काट का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का, वो उसकी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हमने बातें की थी। उसके बाद हमने एक बात और भी की थी कि जो प्रतिरोधकता है, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उसकी भी हमने बात की थी कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के चालक तार का जो प्रतिरोध है, वो भी उसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये भी बात हमने कर ली थी। उसका हमने मात्रक देखा था कि जो प्रतिरोधकता होती है, उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, उसका जो मात्रक होता है प्रतिरोधकता का, वो ओम गुणा मीटर होता है। अब जो तीसरा कारक है जिसकी हम बात करेंगे कि जो प्रतिरोध निर्भर करता है, वो होता है चालक तार का तापमान। चालक तार का तापमान, या तापमान पर क्या निर्भरता है इस प्रतिरोध की, तापमान पर क्या निर्भरता है इस प्रतिरोध की, उस पर यदि हम बात करें, तो जो हमारे कुछ धातुएं होती हैं, धातुएं, या हम कहें जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं का, जैसे कि धातु में आपका आता है जैसे कॉपर, चांदी, एल्यूमिनियम, सोना, ये जितने भी आपके धातुएं हैं, इन धातुओं का जो प्रतिरोध होगा वो तापमान बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। यदि इन धातुओं का अगर हम तापमान बढ़ाएं, तो जो प्रतिरोध R है हमारा, उस प्रतिरोध R के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं का
प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से क्या होता है, तो बढ़ता है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद एक होता है आपका मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं, मिश्र जो धातुएं होती हैं, मिश्र धातुओं की यदि हम बात करें तो मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं, उन मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध होगा वो तापमान के साथ कम प्रभावित होता है, या तापमान में अगर परिवर्तन करें तो मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा या बहुत थोड़ा परिवर्तन होगा। जैसे कुछ मिश्र धातुएं, एक मिश्र धातु होती हमारी कांस्टेंट, एक मिश्र धातु हमारी कांस्टेंट है। ये किस किस से मिलकर बनी होती है, चूंकि मिश्र धातु है तो ये कॉपर प्लस निकेल से क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है। कॉपर और निकेल की मिश्र धातु होती है। और एक होता है आपका मैग्नीन, एक मिश्र धातु है आपकी मैग्नीन, ये भी आपकी मिश्र धातु है। ये किन किन से मिलकर बनी होती है, इसमें कॉपर होता है, इसमें निकेल होता है, इसमें क्लोरीन होता है और इसमें मैग्नीज होता है, इसमें मैग्नीज होता है। इन चार धातुओं से मिलकर ये क्या बनी हुई होती है, आपकी मिश्र धातु बनी हुई होती है। तो ये जो मिश्र धातुएं होती हैं, इन मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध होगा वो तापमान बढ़ाने से या तापमान में परिवर्तन करने से बहुत थोड़ा क्या होगा, परिवर्तित होगा। थोड़ा सा ही क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा, इतना परिवर्तन नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जो कुछ अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक, जैसे कि हमारा एक अर्धचालक आता है सिलिकॉन और एक आता है आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम, ये जो दो मिश्र धातु, ये जो दो अर्धचालक हैं, जर्मेनियम का प्रतीक होता है Ge। तो ये जो अर्धचालक हैं, इन अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होगा वो यदि हम इसके तापमान में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो ध्यान रहे, धातुओं या चालकों का तो जो प्रतिरोध होगा वो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान के बढ़ाने से क्या होता है, कम होता है। जैसे यदि कोई तार सिलिकॉन का लिया गया है, जर्मेनियम का तार है, तो उसको जब हम उसके तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसके जो प्रतिरोध होगा वो कम होगी और धारा सुगमता से क्या होगी, प्रवाहित होगी। जबकि जो चालकें होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उनमें तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध में वृद्धि होती है, अर्थात हम कहें कि धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होगा। मिश्र धातुओं की बात कर ली हमने, मैग्नीन और कांस्टेंट की। ये जो आपकी मिश्र धातुएं होती हैं, इनका जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध में तापमान में परिवर्तन होने से कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो ये था हमारा किस पर निर्भरता, चालक तार का तापमान पर निर्भरता। तापमान पर निर्भरता की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं कि पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति भी प्रतिरोध को क्या करती है, प्रभावित करती है। वो देखें जरा कैसे, कि प्रतिरोध में कैसे परिवर्तन होगा यदि पदार्थ की प्रकृति यदि बदली हुई हो या पदार्थ की प्रकृति बदल जाए। तो यहां हमारा जो चौथा कारक होगा वो लिखते हैं पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है, हमने चार तार ले लिए, एक हमने चांदी का तार लिया, एक हमने तांबे के तार को लिया, एक हमने सोने का तार लिया और एक हमने एल्यूमिनियम का तार लिया। ये चार तार हमने लिए और इन चारों जो तार हमने लिए हैं, इनके प्रतिरोधों को हम देखेंगे कि कैसे इनके प्रतिरोधों में परिवर्तन होता है, या इनके क्या इन सभी तारों के प्रतिरोध एक जैसे होंगे या इनके प्रतिरोधों में परिवर्तन हो जाएगा। चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम, इनके हमने क्या ले लिए हैं,
4 तार ले लिए और हमने इसमें विद्युत धारा का क्या किया, प्रवाह किया। चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम के 4 तार लिए और चारों तारों में जब हमने विद्युत धारा का मापन किया और जब हम उसमें प्रतिरोध को देखते हैं या ये देखते हैं कि किसमें सुगमता से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसको जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो चांदी होती है, इस चांदी का प्रतिरोध सबसे कम प्राप्त होता है, अर्थात सबसे अधिक सुगमता से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चांदी में प्रवाहित होती है। फिर तांबे का प्रतिरोध चांदी से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि तांबे का जो प्रतिरोध होता है वो थोड़ा सा चांदी से क्या होता है, अधिक होता है। सोने का थोड़ा सा और अधिक होगा, जबकि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो विद्युत धारा का चालन है, जो चालकता है, वो प्रतिरोध पर निर्भर करती है। विद्युत धारा इन पदार्थों की जो प्रकृति है उन पर वो क्या करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है कि किनमें अधिक सुगमता से क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यदि हम बात करें तो चांदी की चालकता सबसे अधिक है, सबसे अच्छी अगर कोई चालक है तो वो चांदी है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। उसके बाद तांबा आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर पाएगा, फिर सोना कर पाएगा और फिर एल्यूमिनियम। अर्थात इन चारों जो चालक तार हमने लिए, इन चारों चालक तारों के प्रतिरोधों का जब हम मापन करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी तारों का जो प्रतिरोध है वो अलग अलग प्राप्त होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अधिक सुगमता से विद्युत धारा का प्रवाह करता है, किसकी चालकता अधिक है। तो चांदी की चालकता अधिक है। तो जो प्रतिरोध की बात करें तो जो प्रतिरोध R होगा, प्रतिरोध R वो एल्यूमिनियम का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा है। उसके बाद में Au सोने का ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, तांबा का होगा। और उसके बाद क्या होगा, 1 मिनट रुकना जरा। हाँ, और सबसे जो कम यदि बात करें तो सबसे कम किसका होगा, चांदी का होगा। और यदि चालकता की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर चालक कोई होगा तो फिर कौन होगा, चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, फिर तांबे की चालकता सर्वाधिक होती है, फिर किसकी चालकता सर्वाधिक होगी, फिर सोने की चालकता। और उसके बाद अगर हम बात करें एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम की चालकता क्या होगी, सबसे। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है, आपका निर्भर करता है। तो ये था हमारा कि पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो पदार्थ की प्रकृति भी किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये था हमारा प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से प्रतिरोध कारक हैं वो प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये हमने बात की प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो अब हम बात करने जो जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन हम कैसे करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधों के संयोजन से मतलब होता है कि प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाए। तो दो या दो से अधिक जब हम प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो या संयोजित करते हैं तो वो प्रतिरोधों का क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार होते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के। एक तो आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन। एक तो आपका कौन सा संयोजन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन या इसी का एक दूसरा नाम पार्श्व संयोजन भी होता है। इसी का एक नाम पार्श्व
क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इसी का एक दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। एक बच्चे का कमेंट मुझे प्राप्त हुआ, उसमें इस चैप्टर के बाद जो हम चैप्टर प्रारंभ करेंगे वो 4th चैप्टर होगा, हमारा जो अध्याय संख्या 4 होगा उसको हम प्रारंभ करेंगे। कार्बन वाला जो हमारा चैप्टर है उस कार्बन वाले चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कल कोशिश करेंगे कि हमारी कल वाली क्लास में इसको हम समाप्त कर दें। यह एक दिन और एक्स्ट्रा ले लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करवाने का मैं सोच रहा था कि कुछ आंकिक प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, उनको भी थोड़ा आपको बता दिया जाए। तो एक या दो और हमारी क्लास आएंगे और फिर ये चैप्टर हमारा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो चैप्टर जो हमारा चल रहा है 4 जो चलेगा उस कार्बन पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। बाकी आपकी अगर कोई और दूसरा चैप्टर प्रारंभ करने की बात है तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। पर अभी जैसे कुछ कमेंट्स हमें प्राप्त हुए उसमें हमें जो चौथा जो चैप्टर है कार्बन वाला उस पर हम बात करेंगे। तो अभी उसी की बात आ रही है। अगर कोई और बातें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भी ये जो टॉपिक है इसको दोबारा बताया जाए या फिर कोई और दूसरा चैप्टर हमें प्रारंभ करना है तो उस पर भी आप कमेंट सेक्शन ही हमारे पास जो बातचीत का एक तरीका है वही है, तो उस पर आप हमें बता सकते हैं। तो हम बात करेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की। सबसे पहले हमारा जो प्रतिरोधों का संयोजन है उस प्रतिरोधों के संयोजन में सबसे पहले जो हमारा आता है वो श्रेणी क्रम संयोजन आता है। और इस श्रेणी क्रम संयोजन को आप v की घात 8 इंपॉर्टेंट लगाकर चलना वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। होता क्या है श्रेणी क्रम संयोजन, इसकी हम बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, उस पर देखें। यदि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था या ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था या ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों का जो प्रथम जो प्रतिरोध है इस प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और ये हमारा एक प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध हमारा R3 है। 3 हमने इसमें प्रतिरोध लिए और यहां से ये हमारी एक बैटरी है, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमारी एक क्या है, कुंजी K है। इसका जो विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित होगी तो इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो V1 होगा, इसमें विभवांतर V2 उत्पन्न होगा और इसमें विभवांतर V3 उत्पन्न होगा। ये धारा इस परिपथ में से I धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो ये हमारा एक परिपथ चित्र है श्रेणी क्रम संयोजन का। क्या परिभाषा बन जाएगी कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें ये हमारा प्रथम प्रतिरोध है, इस प्रथम प्रतिरोध का ही जो अंतिम सिरा है दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा जो संयोजन होगा, ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता क्या हो सकती है, एक बात और इसमें हम ध्यान रखें कि ये जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होगा, इस श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली जो धारा होगी I, उस धारा का मान सदैव क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इन तीनों प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा होगी वो समान रूप से बहेगी, अर्थात प्रतिरोध R1 हो, प्रतिरोध R2 हो या प्रतिरोध R3 हो, इसमें बहने वाली धारा का मान एक समान रूप से I ही रहेगा। तो
दो या दो से अधिक प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था या दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे के प्रथम से और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रवाहित धारा का मान एक समान रहता है। तीन प्रतिरोध हमने ले ली, R1, R2, R3, तीन प्रतिरोध हैं। जब हम इस प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित करते हैं तो इन प्रतिरोधों के सिरों पर क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रतिरोध R1 है, इसमें विभवांतर V1 होगा, प्रतिरोध R2 है, इसमें विभवांतर V2 होगा, और R3 जो हमारा प्रतिरोध है इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V3 होगा। V3 होगा। चूंकि प्रतिरोध R1 R2 है जिसमें बहने वाली धारा I एक समान रूप से है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि जो हमारा विभवांतर होगा वो प्रत्येक प्रतिरोधों में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस प्रतिरोध R1 में कितना विभवांतर प्रवाहित हो रहा है, कितना प्रवाहित हो रहा है। तो यहां हम लिखेंगे कि प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न प्रतिरोध, सिरों पर उत्पन्न प्रतिरोध कितना है? V1 बराबर, ओम के नियम से हमें पता है V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? RI होता है। क्या होता है? RI होता है। तो R1I। इसी प्रकार प्रतिरोध दूसरे में कितना आ जाएगा? प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? V2 है। V2 बराबर क्या आ जाएगा? R2I। V2 बराबर क्या आ जाएगा? R2I। इसी प्रकार इस प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सॉरी यहां विभवांतर लिखेंगे, उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर R3I। कितना हो जाएगा? R3I। अब यदि इस परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है, परिपथ में कुल प्रतिरोध, ये जो कुल प्रतिरोध है वो कुल प्रतिरोध कितना है? हमारे पास V है। यदि कुल विभवांतर V है तो V बराबर क्या आ जाएगा? V1 प्लस, इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2 और इसको समीकरण नंबर 3 दें तो V1 प्लस V2 प्लस में V3, इन तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा V1, V2 और V3, वो इस परिपथ में जो कुल विभवांतर है उनके योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात V बराबर V1, V2 और V3। इसको समीकरण नंबर हमने नाम दिया 4 समीकरण। अब समीकरण कितने से? 1, 2, 3 और 4 से लिख देंगे। यहां समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या आ जाएगा? सभी के मान लिख दें। हमें पता है विभवांतर ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? RI। V बराबर RI। तो क्या लिख देंगे? RI बराबर क्या है? V1 की वैल्यू समीकरण 1 से V1 की वैल्यू हो जाएगी यहां से R1I प्लस में R2I प्लस में R3I प्लस में R3I। यहां से हम I क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो RI बराबर R1, यहां से I हमने कॉमन ले लिया, यहां से I हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
आई यहां से कॉमन आ गया तो यहां अंदर क्या रह गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस आई से आई रह नहीं पाई, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। दोबारा से इस चीज को एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1 प्लस एक प्रतिरोध R1 है, एक R2 है और एक R3 है। 3 प्रतिरोध, इनको हमने किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में इनके विभांतर अलग अलग होते हैं जबकि धारा का मान समान होता है। तो हम इस प्रतिरोध में जब धारा आई प्रवाहित हुई R1 प्रतिरोध में, तो इसके सिरों पर उत्पन्न क्या होगा, विभांतर होगा। जब भी हम किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न होता है, विभांतर उत्पन्न होता है। तो इस प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभांतर V1 है, जिसकी वैल्यू ओम के नियम से हमने निकाली। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, R1 आई। ठीक इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभांतर V2 है, जिसकी वैल्यू R2 आई। प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभांतर V3 है, जिसकी वैल्यू R3 आई। यदि कुल इस परिपथ का जो विभांतर है यदि V है तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 4। इन समीकरणों को जब हम सरल करते हैं तो V की वैल्यू Ri बराबर R1 आई, R2 आई, R3 आई। यहां से I क्या हो जाएगा, हमने कॉमन ले लिया, वेनिस्ट है यहां से, तो इस I को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से I रह नहीं पाई, कैंसिल हो गई, R की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि या यहां हम लिखें कि यहां R तुल्य प्रतिरोध है, यदि R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, या हम कहें कुल प्रतिरोध है, तो R या तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में किसी भी प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध या जो तुल्य प्रतिरोध है वो किसके बराबर होता है, तो अलग अलग प्रतिरोधों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। ये समीकरण सिद्ध करनी आ सकती है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। परिपथ चित्र बनाते हुए इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। 3 नंबर का या 2.5 नंबर या 3.5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये परिपथ चित्र आपको बनाना होगा और ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी होंगी। इसका सूत्र व्युत्पन्न करना होगा। सूत्र व्युत्पन्न का मतलब हमें R की वैल्यू या तुल्य प्रतिरोध निकालना है और इस तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है। तुल्य जो प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम संयोजन में वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये था हमारा कौन सा संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, जिसमें इस प्रतिरोधों के R1 R2 R3 जो प्रतिरोध लिए हैं, इसका अंतिम सिरा इसके प्रथम सिरे से, इसका अंतिम सिरा इस तीसरे वाले के अंतिम प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ हो, और इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। धारा का मान इसमें क्या रहेगा, एक समान रहता है। तो ये था हमारा कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ रहे हैं, बातें समझ में आ रही होंगी। अंश है, वैभव है, कार्तिक है, बहुत सारे बच्चे जो लगातार इसको देख रहे हैं, तो कमेंट भी कुछ बच्चे कर ही रहे हैं लगातार, तो यहां से बातें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे लाल इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, बाकी बातें हम कल वाले वीडियो में हम इसमें बस एक अंतिम टॉपिक रहेगा। एक तो हमारा आगे वाला समांतर क्रम संयोजन रहेगा और उसके बाद एक विद्युत शक्ति वाला छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद ही हमारा जो चैप्टर है वो संपन्न हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम आगे आने वाली कल या परसों की जब भी वीडियो आएगी हमारी, जब भी हमारी क्लास चलेगी, उसमें हम इस चैप्टर को संपन्न करेंगे। फिर एक दिन मैं चाहता हूँ कि आपको अंकित क्वेश्चन से भी कुछ रूबरू करवाया जाए, वहां से भी आपको क्वेश्चन करवा दिए जाए जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो 1-2 दिन की जो हमारी क्लास होगी उसमें चैप्टर हमारा संपन्न हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लगातार कर ही रहे हैं, देख पा रहे हैं, और कमेंट थोड़े कम आ रहे हैं। जो बच्चे देख रहे हैं,
जो भी पुराने बच्चे हैं वो निश्चित रूप से कमेंट थोड़ा सा एक बार कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। कुछ बच्चों का मुझे पता है कि वो कमेंट नहीं करते हैं, परंतु वो वीडियो लगातार देख रहे हैं, और एक बार अगर कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा पता चल जाता है, बाकी तो कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।